नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डीकेटी क्लब में। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे दो एसएमपीएस टाइप के कन्वर्टर लिए थे। एक ये बड़ा वाला है जिसके अंदर आपको यूएसबी 2 पोर्ट मिलते हैं और एक है छोटा वाला। तो मैंने इनकी अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी यहाँ पे और इनके काफ़ी अच्छे मेरे को रिजल्ट मिले। तो बहुत भाई थे जिनकी बहुत सारी कमेंट थी और इतने कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल था ना, तो इसीलिए मैंने एक वीडियो बना दी। आप पढ़ सकते हो, जैसे एक परीक्षा ग्रुप भाई है इनका भी कि हम इस कन्वर्टर से प्रिंटर यूज कर सकते हैं, और टीम असलम भाई कह रहे हैं फ़ैन चला सकते हैं क्या इससे, और मीत जांगरा जी कह रहे हैं कि सर होम थिएटर चला सकते हैं या नहीं। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट थे, मैंने कुछ आपको कमेंट दिखा दिए। तो आज की वीडियो में इन सभी कमेंट का रिप्लाई करेंगे और जानेंगे कि इसकी सत्यता क्या है, ये क्या क्या चला सकता है, क्या क्या नहीं चला सकता। वैसे तो इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगा इसको खोल के। तो मैं इसे खोल लेता हूँ। अगर फ्रेंड्स आप इसी तरीके की पोस्ट देखना पसंद करते हो, वीडियो देखना पसंद करते हो, तो मुझे जाके आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मेरी यूज़र आईडी डीकेटी क्लब के नाम से, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये मैंने खोल लिया। अब इसके बोर्ड को भी खोल लूँगा। और ये एसएमपीएस टाइप है। बहुत भाई कह रहे थे कि इसमें बड़ा ट्रांसफार्मर लगा लो तो इससे हम फ़ैन चला सकते हैं, लेकिन हम इससे फ़ैन नहीं चला सकते फ्रेंड्स। जो अपना एसी का फ़ैन होता है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा हम इससे क्यों नहीं चला सकते। तो यहाँ पे ये वायर टूट गया है, मैं इसे लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस वायर को लगा दिया फ्रेंड्स, और आपको पूरी जानकारी दूंगा। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो फ्रेंड्स, इसके देखिए बोर्ड के अंदर लगी हुई है यहाँ पे दो मॉसफेट जो कि इस ट्रांसफार्मर को स्विचिंग कराती हैं। ओके, Z44 नंबर की। इधर एक आईसी लगी हुई है, ये ड्राइव आईसी है जो कि मॉसफेट को ड्राइव देती है। यहाँ पे आप देखो, मैं इसको फोकस करके दिखा दूँ सीधी करके। ओके, ये आपको टेढ़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके साथ कुछ कंपोनेंट वगैरह लगे हुए हैं, बेसिक कंपोनेंट जैसे ट्रांजिस्टर, आईसी, कैपेसिटर वगैरह। और यहाँ पे एक ये फेराइड इंडक्टर कोर ट्रांसफार्मर है। बस यही सबसे बड़ा खेल है इसके अंदर कि इतना छोटा ट्रांसफार्मर 200 वाट 150 वाट का लोड कैसे लेता है। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में स्विचिंग करता है। ओके, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में। तो इस वजह से इसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज ना होके किलो हर्ट्ज में होती है, और उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर दिया होता है। अब फ्रेंड्स, आप जानते हो कि किसी भी एसी अप्लायंस में अगर हम ब्रिज रेक्टिफायर लगा दें तो वो एसी नहीं रहेगा, डीसी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 4 डायोड लगे हुए हैं जो कि इसे डीसी में बदल देते हैं। अब आपको समझा दूँ थोड़ा, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। ये जो 12 वोल्टेज से ये कन्वर्टर है, 12 वोल्टेज डीसी से ये एसी नहीं निकालता, 220 वोल्टेज डीसी के ही निकालता है फ्रेंड्स। इसको आपको ध्यान से समझना है। ये इसकी सत्यता है कि इसके जो वोल्टेज होते हैं वो डीसी में होते हैं। आप मल्टीमीटर से भी इन्हें चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर के हो गए और इधर अपने एसी को डीसी में बदल दिया, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी भी हमको कंट्रोल करनी होती है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी अराउंड 20 किलो हर्ट्ज के आसपास होती है। अगर हम इतना बड़ी फ्रिक्वेंसी का देंगे तो वो नहीं चलेगा, और हमारे अप्लायंस होते हैं वो 50 हर्ट्ज पे काम करते हैं, जैसे आपको पता होगा। तो ये सारा इसका खेल है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इससे डीसी निकलती है तो हम एसी के अप्लायंस कैसे चला सकते हैं, जैसे बल्ब वगैरह इससे कैसे जल जाता है, वो तो डीसी से नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, उसका भी मैं आपको पूरा फंडा समझाऊंगा, और मैंने यहाँ पे लिस्ट भी बनाई हुई है। आप इसे देख सकते हो कि इससे क्या क्या चलेगा और क्या क्या नहीं चलेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि इससे जो है अप्लायंस कैसे चल जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इससे नहीं चलेगा, क्या नहीं चलेगा। जैसे इससे फ़ैन नहीं चलेगा फ्रेंड्स, आप इसको अपने माइंड से निकाल दो, एसी फैन नहीं चलेगा। आपकी जो मिक्सी ग्राइंडर है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है तो वो नहीं चलेगी। ड्रिल नहीं चलेगी आपकी, कूलर नहीं चलेगा आपका, कूलर पंप नहीं चलेगी, और प्रिंटर है वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि प्रिंटर थोड़ा ज़्यादा वोट का होता है। होम थिएटर, ओके, होम थिएटर के भी काफ़ी क्वेश्चन थे। तो होम थिएटर जिसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है वो नहीं चलेगा। एसएमपीएस वाला होम थिएटर चल जाएगा जिस होम थिएटर के अंदर इस टाइप का ट्रांसफार्मर होता है फ्रेंड्स, ये EI कोर का ट्रांसफार्मर, वो नहीं चलेगा। बाकी होम थिएटर भी इससे चल जाएंगे एसएमपीएस टाइप। ओके, तो ये इसका खेल है, क्योंकि ये 50 हर्ट्ज में ही काम कर पाता है ट्रांसफार्मर। ये इसकी सत्यता है। अब यहाँ पे कुछ सोल्डर आयरन होते हैं जिसके अंदर इस तरीके का कंट्रोलर होता है, उसके अंदर भी ट्रांसफार्मर होता है, तो वो भी टाइप का सोल्डर आयरन नहीं चलेगा। सादा सोल्डर आयरन इससे चल जाएंगे। एनालॉग मल्टीमीटर, ओके, जो एनालॉग मल्टीमीटर होते हैं जो ये दिखाते हैं, ये भी नहीं चलेंगे, क्योंकि इनके लिए भी फ्रिक्वेंसी चाहिए, एसी में ही वर्क कराएंगे। बेशक आप इनको 220 वोल्टेज डीसी में दोगे तब भी नहीं चलेगा।
और एम्पलीफायर नहीं चलेगा इससे। जो ट्रांसफार्मर वाला होता है जिसके अंदर ये बड़ा वाला ट्रांसफार्मर लगा होता है जिन एम्पलीफायर्स के अंदर, वो बिल्कुल नहीं चलेंगे। आप बिल्कुल भी इसे न खरीदें, आपके पैसे वेस्ट होंगे। और अब इससे क्या क्या चलेगा ये आपको बता दूं। देखिए ऐसे LED बल्ब चलेगा और अब आपको यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, क्योंकि LED बल्ब आप सोच रहे होंगे AC से चलता है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आपको दिखा दूँ, देखो ये लिखा हुआ AC 220 वोल्टेज। तो फ्रेंड्स ये जो बल्ब वगैरह ऐसी चीज़ होती है ये DC में चलती हैं। ओके, इनको आप AC दो या DC दो 220 वोल्टेज। अगर हम इनको AC देंगे, देखिए यहाँ पे हमने AC दी और आप देख सकते हो AC के वायर यहाँ गए और यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर, सबसे पहले इनमें ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है। आगे का सर्किट होगा जो वो DC में ही वर्क करेगा। तो ओके, तो ब्रिज रेक्टिफायर ये देखिए यहाँ से आप चाहे इसे DC दो चाहे AC दो, लेकिन इसकी जो आउटपुट होगी वो DC में ही होगी, पल्सिड DC। तो ये इसका राज होता है। तो यहाँ पे देखिए ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, तो इस वजह से ये बल्ब जल जाते हैं। इसी तरीके की आप देखो मेरे पास दूसरा बोर्ड है, इसमें भी आप देखो सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर है ACI, सबसे पहले इसको DC बना दिया जाता है यहाँ पे, फिर इसके बाद इसकी कंट्रोलिंग की जाती है और फिर इसे LED में भेजा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ कंपोनेंट नहीं, सबसे पहले DC। अब बात करते हैं अपनी LED बल्ब की हो गई। अब बात करते हैं CFL ट्यूब चौक होता है जो, इसके अंदर भी यही फंडा है। सबसे पहले इसमें AC आती है, AC के बाद यहाँ पे 4 डायोड लगे हुए हैं। सबसे पहले आप देखो DC बना दी जाती है, यानी SMPS में सबसे पहले आपके करंट को AC को DC में बदला जाता है। फिर फिल्टर कैपेसिटर लगा होता है। ये देखिए मोबाइल चार्जर है, ये भी चल जाएगा, इसमें भी यही फंडा है। यहाँ पे भी डायोड लगाया हुआ है इन्होंने। एक हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे बना हुआ है। अब देखो AC लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन बाद में यहाँ पे हाफ ब्रिज रेक्टिफायर लगा के कैपेसिटर लगा दिया। ये देखो कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी यहाँ पे DC बन गई। तो ये सभी DC 220 वोल्टेज से चलते हैं, लेकिन DC वोल्टेज ना होने के कारण इन पे AC लिख दी जाती है, क्योंकि जो घर में वोल्टेज आते हैं वो AC के आते हैं। ओके, मोबाइल चार्जर हो गया। मैं आपको एक एक बात समझाऊंगा, आपको बस वीडियो को ध्यान से समझना है, बिना स्किप किए आपकी सारे फंडा क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो नॉलेजेबल है। अब बात करते हैं SMPS वाले। जैसे आपकी DVD होगी, TV होगी, उनके अंदर भी यही फंडा है। SMPS लगा होता है, पहले उनको DC बनाते हैं AC को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फ्लाईओवर दिया, उसके बाद यहाँ पे 4 डायोड और एक कैपेसिटर दे दिया, यानी यहाँ पे भी हमने 220 वोल्टेज DC बना दी है। लेकिन यहाँ पे DC बनाने पे क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ जाती है, इसीलिए आप देखोगे कि जो मेन सप्लाई में कैपेसिटर होगा, अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस, वो 400 वोल्टेज के आसपास मिलेगा। मतलब वोल्टेज बढ़ जाएंगे DC करने पे, थोड़े से हाई दिखाने लग जाता है। ओके, तो SMPS भी आप इससे यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी DC का ही फंडा है। ये एक टेक्निकल है, आप 2-4 बार ध्यान से समझोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। SMPS टाइप हो गए। अब देखो सोल्डर आयरन, ग्लू गन। तो पहले आपको लैपटॉप चार्जर के बारे में बता दूं, यहाँ पे भी सेम यही फंडा है। ACI, AC को यहाँ पे लिया और थोड़े से इसमें MOV वगैरह लगा दिए और यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिए। ये जो बना आता है पूरा कॉम्बो होता है, इसके अंदर IC टाइप में बोल देते हैं इसे। ये भी AC को DC बदल देता है यहाँ से, और यहाँ से आने के बाद यहाँ पे भी आप देखो कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी DC बन चुकी है यहाँ पे भी। तो ऐसे अप्लायंस जिनके अंदर DC बना दी जाती है वो वर्क कर जाएंगे इस पर, या ऐसे लोड जो रेजिस्टेंस के होते हैं, ओके, वो भी वर्क कर जाएंगे यहाँ पे। अब देखो इसमें भी SMPS टाइप वही फंडा है कि हाई फ्रिक्वेंसी वाला सिस्टम आ गया इसमें भी, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आपको ध्यान से समझना है, सब समझ में आ जाएगा। तो ये भी यहाँ पे वही फंडा है, पहले DC फिर हाई फ्रिक्वेंसी छोटा ट्रांसफार्मर। ओके, अब यहाँ पे आप देखो 220 वोल्टेज, यहाँ पे एक मेरे पास सोल्डर आयरन है, ये सोल्डर आयरन इससे वर्क कर जाएगा। अब ये वर्क क्यों करेगा, आपको इसको ध्यान से समझना है फ्रेंड्स। ये देखिए जितने भी रजिस्टर लोड होते हैं जिनके अंदर रजिस्टेंस, उनके अंदर ना तो पोलैरिटी का कोई चक्कर होता है, नो पोलैरिटी और नो फ्रिक्वेंसी। आप रेजिस्टेंस लोड को कितनी भी फ्रिक्वेंसी दो और कोई पोलैरिटी दे लो, यानी प्लस माइनस न्यूट्रल फेस का कोई वो नहीं, ओनली इसमें जो डिपेंड करते हैं वो करते हैं वोल्टेज और एम्पियर। वो कांस्टेंट होने चाहिए, वो आपके सही होने चाहिए, ये वर्क करेगा। ओके, चाहे बेशक फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ना हो, 0 हो यानी DC हो, तब भी ये वर्क करेगा। नो पोलैरिटी हो यानी AC के अंदर कोई पोलैरिटी नहीं। V4 यहाँ पे मैंने जो लिखा है वोल्टेज है, और A फॉर एम्प्स हैं, बस ये इसमें चक्कर होता है। रेजिस्टेंस लोड के अंदर जैसे अपना सोल्डर आयरन है, एक रेजिस्टेंस लोड होता है, इसके अंदर इस तरीके का एक एलिमेंट लगा होता है गोल गोल, इसके अंदर कोई कॉइल नहीं होती जिससे इंडक्टर का चक्कर बने, ओनली रेजिस्टेंस होती है। ये बल्ब है, इसके अंदर भी फिलामेंट होता है जो, वो भी कोई पोलैरिटी मायने नहीं रखती, तो ये बल्ब जल जाता है AC DC दोनों में।
अगर आप इसको 220 वोल्टेज दोगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।